हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय वीके सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का पेपर लेके आ रहे हैं, जो सेम टू सेम 29 फरवरी को होने वाला बायोलॉजी के पेपर से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले आपको जो जो निर्देश दिए हैं, पहले पेपर को पढ़ना है। तो आपको समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70। और पूर्णांक 70 का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होती हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। तो देखते हैं, पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला है, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। तो वृषण की अंतराली जो कोशिका होती हैं उससे स्रावित हार्मोन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एफएसएस, एलएच। तो इसका पहला ही सही है। जबकि जो एस्ट्रोजन है, एल एफ एफ एस एच है, एल एच है, ये सब मादा हार्मोन है, जो कि ये नर हार्मोन है। एंड्रोजन्स जो वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिसे लैडिंग कोशिकाएं भी कहती हैं। अगला है, गुलाबी पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधों में स्वनिषेचन से प्राप्त अनुपात होगा। तो स्वनिषेचन यानी इसमें आर आर और आर, तो इसके गैमीट अलग कर लेंगे। तो आर और आर, आर और आर। तो इसमें एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल आर है, एक। तो इसका इससे मिलाएंगे, इसे इससे मिलाएंगे, इसे इससे, इसे इससे। तो इसका जो आएगा वो ये आएगा आर आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, और एक स्मॉल आर आर। तो इसका जो अनुपात होगा वो 1:2:1। तो इसका सी सही है, 1:2:1। अगला देखते हैं, पुनरावर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो डार्विन, हैकल, बीजमान, लेमार्क। तो इसका सही है हैकल। हैकल ने पुनरावर्ती का सिद्धांत के दिया था, जबकि डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद दिया था। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। अंगों का उपयोग अनुप्रयोग सिद्धांत दिया था। और बीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इसलिए इसका बी सही है, हैकल। अगला है, राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका 1972 में हुआ था। अगला देखते हैं, किसी संभार तंत्र में समष्टि वृद्धि का वक्र कहलाता है। तो इसका सिग्मॉइड वक्र, लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र, दोनों कोई नहीं। तो इसका सी सही है, दोनों ही वक्र। सिग्मॉइड वक्र को ही लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र कहते हैं, तो दोनों ही इसके सही है। अगला देखते हैं, निश्चित उत्तरी प्रश्न। तो इसके आपको बहुत ही शॉर्ट में देना है आंसर। क्राइजीन या क्राइप्रोटीन किसे कहती हैं। तो क्राइजीन प्रतिविष बनाने वाली जीन को क्राइजीन कहते हैं।
प्रतिविष बनाने वाली जीन को क्राइजीन कहती हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AV। अगला है क्राई प्रोटीन किसे कहती हैं? तो क्राई प्रोटीन बैसिलस थूरिन जिएंसिस नामक जीवाणु में निर्मित प्रतिविष को क्राई प्रोटीन कहते हैं। अगला है बायोपेटेंट क्या है? तो बायोपेटेंट किसी अन्वेषक को उसकी अन्वेषण या खोज के लिए दिया जाने वाला विशेष अधिकार होता है, जिसे बायोपेटेंट कहती हैं। अतः सरकार द्वारा किसी अन्वेषक को उसके अन्वेषण में या उत्पाद के लिए दिए जाने वाला विशेष अधिकार को ही बायोपेटेंट कहती हैं। अगला है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। अप्रभावी जीन समयुग्म की अवस्था में रोग फैलाती है। अतः सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है, जिससे आरबीसी एशिया के आकार की हो जाती है। इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अगला है जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है, आपको बहुत ही शॉर्ट में देना है। अगला है मिलर के जीवन की उत्पत्ति के केवल चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र देख लेना, ऐसा चित्र बनेगा। ऐसा चित्र है। तो इसमें जो गैस है वो CH4 है, NH3 है, H2 है और H2O। ये गैसों का मिश्रण है इसमें स्टेनले मिलर के द्वारा। तो ये ऐसा चित्र बना लेना। अगला है प्रतिरक्षा क्या है? तो हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणु आदि की शुरुआत से सुरक्षा के लिए
एक तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा, जिससे हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणुओं से सुरक्षा होती है। यह दो प्रकार होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की स्वयं की एंटीबॉडीज होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में शरीर को बाहर से एंटीबॉडीज प्रदान की जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में जो एंटीबॉडी शरीर में जो बनती है शरीर में, तो वो तुरंत लाभ नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो निष्क्रिय में प्रतिरक्षा तंत्र बाहर से दी जाने वाली एंटीबॉडीज से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यह सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र की एंटीबॉडीज चिरस्थायी होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र की एंटीबॉडीज चिरस्थायी नहीं होती है। तो यह सबसे अधिक आते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, दो प्रकार के होते हैं। अगला है इंटरफेरॉन किसे कहते हैं? तो इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन के कण होते हैं। प्रोटीन के कण होते हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं को असंक्रमित स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से या संक्रमित कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अतः इनकी प्रकृति बच्चाणु प्रकार की होती है। अगला है मानव शुक्राणु का नामक चित्र बनाइए। तो आपको मानव शुक्राणु का चित्र ऐसे बना लेना, ऐसे होता है। ऐसे चित्र होता है, बना लेना। ये मानव शुक्राणु का चित्र है। और है अगला है बैक्यूलोवायरसेस क्या है? तो बैक्यूलोवायरसेस यह रोगजनक वायरस होते हैं। रोगजनक वायरस हैं जो कीटों तथा ऑर्थोपोड्स पर आक्रमण करते हैं। अतः इनका उपयोग जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के रूप में किया जाता है। अगला है BOD पर टिप्पणी लिखिए। तो BOD को मतलब है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यह जीवाणु द्वारा अपघटन के लिए जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए ऑक्सीजन O2 की आवश्यक मात्रा BOD कहलाती है। अतः स्वच्छ जल की BOD अत्यंत कम और प्रदूषित जल की BOD सबसे अधिक होती है।
अगला है एन अगला है PBr 322। तो यह एक प्लाज्मिड है जिसकी P से होता है प्लाज्मिड, B से होता है बॉलीवर और R से होता है रॉड्रीगुज। ये इस वैज्ञानिक के नाम है। P से प्लाज्मिड, R है बॉलीवर और रॉड्रीगुज या गज। तो इनके दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी प्लाज्मिड की खोज की थी ई कोलाई नामक जीवाणु में। ई कोलाई नामक जीवाणु में खोज की थी। तो यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्लाज्मिड है और सबसे प्रथम जो प्लाज्मिड तैयार किया गया था वो PBr 322 है जो ई कोलाई नामक जीवाणु से तैयार किया गया था। अगला है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डीएनए का चाकू भी कहते हैं। किसे? यह डीएनए के खंडों को काटता है, इसीलिए इसे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहती हैं। तो यह होगा निश्चित उत्तरी प्रश्न। अब देखते हैं अतिलोक प्रश्न। तो थोड़ा जल्दी मैं बताता हूँ। मैंने ये सब करा दिया है मैं, इसलिए मैं जल्दी, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। अनिषेक जनन या असंग जनन। तो अनिषेक जनन बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव का उत्पन्न होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे पक्षियों में, सरीसृप में और मधुमक्खियों में ड्रोन का निर्माण होता है, ड्रोन। ऐसे ही बिना निषेचन के पादपों में फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। यह फल बीज रहित होती हैं। असंग जनन, इसकी खोज विंकलन ने की थी 1908 में। तो कभी कभी पौधों में बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना संलयन के पौधों का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। अगला है जैव उर्वरक क्या है। तो कृषि में वे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है उन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया जीवाणु, जैसे नील हरित शैवाल, राइजोबियम, एनाबीना नॉस्टॉक आदि। कृषि में इनके द्वारा अधिक महत्व है क्योंकि इनके द्वारा खाद्य उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। अगला है सर्टोली कोशिकाओं का कार्य। सर्टोली कोशिकाएं विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अगला है पात्र निषेचन या पात्र निषेचन। तो परख नली में पात्र निषेचन है परख नली में जो किसी मादा की जो अंडवाहिनी में संक्रमित होने से उसमें निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो ऐसे निषेचन परख नली के में एक अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कराते हैं। इसके बाद उसे हम अंडवाहिनी या गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। उसे ऐसे शिशु को हम पात्र निषेचन या IVF कहते हैं। अगला है बीटी फसलें। तो बीटी फसलें तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस इसका पूरा नाम है बीटी का।
बैसिलस thuringiensis में एक प्रतिविष का निर्माण होता है जिसे क्राई प्रोटीन भी कहती हैं। तो ऐसे प्रतिविष को जब हम पादपों में प्रविष्ट करा देती हैं तो ऐसी फसलों को बीटी फसलें कहती हैं। ये फसलें पीड़क रोधी होती हैं, इनमें रोग नहीं लगती हैं और अधिक उत्पादन होता है। ऐसे ही अगला है पारजीनी जंतु, इन्हें ट्रांसजेनिक जंतु भी कहती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा वे जंतु जिनके जीनोम को हेरफेर कर देती हैं, जीनोम में हेरफेर कर देती हैं, अतः अवांछित लक्षणों के स्थान में वांछित लक्षणों की जीन प्रविष्ट करा देती हैं, जिससे उत्पन्न जंतु को हम पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, अधिक मांस उत्पादन होता है। अगला है समयुग्मकी तथा विषमयुग्मी में अंतर। तो समयुग्मकी माने होते समान। तो टी स्मॉल टी ये लंबापन या बौनापन, ये किसी लक्षण के लिए दोनों ही युग्मक या कारक समान होते हैं तो हम उसे समयुग्मक कहते हैं। तो ये समयुग्मकी जैसे लंबापन बौनापन, ये बौनापन है, ये लंबापन है, तो यह समयुग्मकी है। दोनों ही युग्मक किसी लक्षण के लिए दोनों ही युग्मक समान होते हैं तो हम समयुग्मकी कहते हैं। विषमयुग्मकी में संकर लंबेपन, जैसे टी एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इसमें किसी लक्षण के लिए दोनों ही युग्मक एक जैसे नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें एक, तो उसे हम विषमयुग्मकी कहते हैं। इसमें एक टी कैपिटल एक स्मॉल है तो इसे हम विषमयुग्मकी कहते हैं। अगला है पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चैन श्रृंखला। तो पीसीआर का मतलब होता है पीसीआर, पी माने पॉली, सी माने चैन, आर माने रिएक्शन। पॉली माने अनेक, चैन माने श्रृंखलाएं, रिएक्शन माने अभिक्रियाएं। तो यह एक फोटोस्टेट मशीन की तरह है। इसमें किसी डीएनए के खंड को किसी डीएनए खंड की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करना ही पीसीआर कहलाता है। अगला है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर एक स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन होता है। एक स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद, वेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। अतः बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, विटामिन लेवल, ऑक्सीजन आदि। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला ऑक्सीजन आदि। अतः बायोरिएक्टर एक स्टेनलेस स्टील से बना एक बड़ा बर्तन होता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार लेवल, विटामिन, ऑक्सीजन आदि, जिससे इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं, मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद आदि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर बिलोडन प्रकार का है। अगला देखते हैं ब्रूड का निर्माण किसका होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा पहला जो आवर्तबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन पहला निषेचन होता है, वो जिससे सत्य निषेचन कहते हैं, जबकि दूसरा निषेचन होता है वो द्वितीयक केंद्रक से होता है, जिससे प्राथमिक ब्रूड केंद्रक बनता है और वो बाद में
वृद्धि करके ब्रूड फोर्स बना लेता है। तो अगला है डार्विनवाद और लैमार्कवाद के सिद्धांत। डार्विनवाद ने प्राकृतिक चयनवाद दिया था। इसने बताया, डार्विन के अनुसार प्रकृति अपने आप स्वयं चयन कर लेती है। जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेता है वो जीवित रहता है, जो नहीं डाल पाता है वो मृत हो जाता है। तो इसे डार्विनवाद कहती हैं। जबकि लैमार्कवाद डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। जबकि लैमार्कवाद ने उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का इन्होंने दिया, जो अंग जिस अंग का हम अधिक उपयोग करते हैं वो अधिक सक्रिय, जिस अंग का हम कम उपयोग करते हैं वो निष्क्रिय होता है और बाद में वो निष्क्रिय या लुप्त हो जाती हैं। तो जिन लक्षणों को जिस अंगों को हम अधिक उपयोग करती हैं वो धीरे धीरे अधिक विकसित हो जाती हैं। तो इन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहती हैं, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहती हैं। अगला है, क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। खाद्य श्रृंखला, यक प्राइमरी व प्रकार, सहजीवन प्रकार, जीन चिकित्सा, डीएनए प्रोसेंजे, इसे ये सब कराया है, इसे कर लेना। चाहे मैं अगली वीडियो कल बनाऊंगा तब बताते हैं इसके अगले भाग। ओके, थैंक यू। जैसे मैं इस पेपर पूरा दिखा देता हूँ, लेकिन इसका अगला भाग है मैं कल कराऊंगा। खाद्य श्रृंखला या प्राइमरी प्रकार, सहजीवन और प्रकार, जीन चिकित्सा या डीएनए पुनः तकनीकी, बायोपॉलिसी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग, वैज्ञानिक संरचना चित्र, अपरा या आर्तव चक्र पर टिप्पणी, अपूर्ण प्रभाविता या लिंग से लक्षण वंशागति, मानव जीनोम प्रोजेक्ट या रेड डाटा बुक या हॉटस्पॉट, द्विसंकर क्रॉस या परागण व प्रकार, भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश अंतर, डीएनए अथवा आरएनए अंतर, बहुरूपता व प्रकार या आधुनिक किसे कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक या सिंड्रोम, अंडजनन या शुक्राणु या परिवार नियोजन, अमीपेचिस या लिंग निर्धारण, दीर्घोत्तरी, लघुजड़ जनन, गुरुजड़ जनन, मादा युग्मकोद्भिद के विकास, जैव विविधता के संरक्षण के सरकार द्वारा किए गए उपाय, मादा जनतंत्र या नरजनतंत्र में सचित्र वर्णन, अनुवंशिक कूट पर निबंध लिखिए, डीएनए के वायरस वाटसन क्रिक का मॉडल पर सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा सेंटर डोगमा और युवासम वो प्रकार वायुतमल पर टिप्पणी। तो इसे हम धीरे धीरे, इसका अगला भाग है वो हम